हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम कर रहे हैं एनसीईआरटीज, जिसमें आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा 6th क्लास की एनसीईआरटी का, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन द वन। देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक चीजें हमें नहीं मिलेंगी बट इसमें लेकिन जो मेंस के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छा जानने को मिलेगा। तो आप जब अपने एसेज को लिखेंगे या फिर GS1 का कोई आंसर आप लिखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आप यहाँ से उठा सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल्स हम इकट्ठे करते रह रहे हैं, कभी एनसीईआरटी से, कभी स्टैंडर्ड बुक से, कभी नॉर्मल न्यूज़पेपर वगैरह से। और यही एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे को या हमारे क्वेश्चन को काफी ज्यादा अच्छा बना देते हैं। आप सिंपल एक लाइन लिखोगे, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना उस लाइन के साथ आपने जो एग्जाम्पल लिखा है वो आपके बाकी सारे जितनी भी चीजें हैं उसको एज दिला देता है। ओके, सो विल स्टार्ट दिस चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर कोट वगैरह लिखे हुए हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार, हम जैसे डिस्कस भी करते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है इन सारे कोट्स को। बट कई कोट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, एक तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होते, मतलब आप इनको पढ़ लेंगे लेकिन आपने इसको याद नहीं कर पाओगे। बस इसका जो बेसिक क्रक्स है वो यही है कि इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, लेकिन इसमें यूनिटी भी है। तो वो यूनिटी क्या है, कैसे है, उसके जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इस चैप्टर को करने के बाद आपको ये पता लगेगा दैट व्हाट डू वी मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ व्हाट, वैरायटी ऑफ फूड्स, ड्रेसेस, कल्चर एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, एंड यूनिटी क्या है उसमें कि ये सब इतना अलग होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि तुम्हारा रिलीजन अलग है तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारा फूड हैबिट्स अलग है तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो ये जो एक यूनिफिकेशन है पूरे इंडिया में वो काफी ज्यादा, मतलब एक एग्जेम्पलीफाई करती है सभी चीजों को। ओके, एंड नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी आर द मोस्ट स्ट्राइकिंग। ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को डाइवर्स होने के बावजूद भी यूनिफाई कर देते हैं, ये आपको पता लगेगा इसमें। हाउ डू वी मेक आउट द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी, और हम कैसे करते हैं ऐसा, एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं और हम कैसे इसको अभी तक मेंटेन करके रख पा रहे हैं। सो दैट्स बेसिकली द आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो काइंड ऑफ इंडेक्स आपको मिल गया है। चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको बस देखनी है, एक ना व्यू पॉइंट सा बनाना है। जैसे स्टार्ट ही होता है इसका कि रिच डाइवर्सिटी है। जैसे नॉर्मली क्या है ना कि आप अगर चलते चले जाते हैं, बहुत सारे लैंडस्केप चेंज होते हैं, कभी आप प्लेन में हैं, फिर आप प्लेट्यू में गए हैं, फिर आप माउंटेनियस एरियाज में चले गए हैं, कहीं लेक आ गई है, कहीं पेड़ पौधे ज्यादा आ गए हैं, कहीं जंगल आ गए हैं, कहीं नदी आ गई है। तो लैंडस्केप तो चेंज होते रहते, दैट्स नेचुरल, ये हम लोगों ने नहीं बनाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ लैंडस्केप के साथ जो है ड्रेसेस, फूड सब चेंज हो जाता है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज की, वहां पर क्या है ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी है और ठंड बहुत पड़ती है। तो जब ठंड ज्यादा पड़ेगी तो वहां की जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ही यूनिक डिजाइन की, यूनिक स्टाइल की होती हैं, सो दैट सर्दी ना लगे वहां के लोगों को। तो ऐसे ही जो गर्मी वाले एरियाज है वहां पर उनकी अलग पोशाक होती है। जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर सिर को ढके रहने के लिए वो पगड़ी टाइप सी पहनते हैं। तो वो कल्चर का पार्ट बन चुका है कि पगड़ी इज आर पार्ट ऑफ कल्चर। तो ये क्या मतलब है बेसिकली कि हर लैंडस्केप के साथ आपकी ड्रेसेस, आपका फूड चेंज होगा। जो अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जाएंगे तो वहां पर जो लोग हैं वो ज्यादा मे बी नॉन वेजिटेरियन हो, क्योंकि वो ज्यादा गर्मी प्रोवाइड करते हैं हमारी पूरी बॉडी को। अगर आप डेजर्ट एरियाज में जाओगे तो वहां के लोग थोड़े से आपको मिलेंगे बाजरा खाने वाले, है ना, मतलब हल्का खाना खाने वाले, ज्यादा पानी पीने वाले। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा हो चुका है। तो दैट्स काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। फिर आप अलग अलग एरियाज में जाओगे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते आपको दिखेंगे। लैंग्वेजेस भी उसमें ना डायलेक्ट होते हैं कई सारे। जैसे मान लो एक लैंग्वेज है, उसको बोलने का तरीका बहुत अलग है, तो हरियाणवी इज अ काइंड ऑफ डायलेक्ट, हिंदी की एक डायलेक्ट है ये, तो बोलने का तरीका है ये। तो ऐसे ही और बहुत सारे डायलेक्ट्स भी हैं। तो हर 4 किलोमीटर पर हमारा पानी चेंज होता है, हमारी बोली चेंज होती है, और इसके साथ साथ ही जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। जैसे हरियाणा में आप हैं तो आप हिंदी बोल रहे हैं, जैसे आपने पंजाब में एंटर किया तो वहां पे डिफरेंट स्क्रिप्ट है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट है, पंजाबी लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में एंटर करोगे तो वहां मराठी लैंग्वेज है। तो ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेजेस और एक लैंग्वेज के बहुत सारे बोलने के तरीके, डायलेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। सो ये डाइवर्सिटी है हर चीज की। ठीक है, और जैसे ही अभी एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आपकी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, एग्जांपल्स देने के लिए आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखनी पड़ती हैं। कि एक सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया था कि इसका नाम था प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, अ पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई पूरे सारे स्टेट्स में ना, पूरे इंडिया में 4635 कम्युनिटीज रहती है और ये अराउंड 325 लैंग्वेजेस बोलती हैं और इनकी 25 अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं।
अलग अलग लिपियां हैं इनकी। तो ये एक ना हमें पता है कि भाई इतने सारी चीजें हैं, इतना सा इंडिया है, पूरे वर्ल्ड का 2.7% ऑफ एरिया है इंडिया का, और इंडिया में टोटल 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी दिखाती है इंडिया की, बट स्टिल वी आर यूनिफाइड, दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे इंडियंस माइग्रेंट्स हैं अपने ही देश में, क्योंकि वो लोग वहां नहीं रहते जहां उनका जन्म हुआ है। ये लोग वहां रहते हैं जहां पर इनकी रोजी रोटी होती है, जहां पर इनकी नौकरी होती है ना। तो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली हम सारे ही। चलो अब बात करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, इन्होंने ये कहा था कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा डाइवर्स है, आप उनको यूनिफाई करके कैसे रख पा रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्री जो है कैसे लिख पाओगे, हाउ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैन बी रिटन। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये दिखाती हैं दैट लोगों को बहुत लगता है कि इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है तो इनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, बट वी आर सो इजी टू बी यूनिफाइड। ठीक है, तो इसमें डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं और इसके फ्यू डायमेंशंस को समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या है इसका मतलब। सबसे पहले है फूड फॉर ऑल। देखो हम ये मानते हैं कि भाई हर जगह का खाना जो है अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे अनाज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ना थ्रू आउट इंडिया आपको मिल जाएंगे, जिसमें राजमा, छोले, दालें, अपना ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ये सारी चीजें आती है। तो फूड में भी हर जगह का अलग अलग लोकल लेवल पर अलग हो सकता है, लेकिन जो एक रॉ मटेरियल है वो तो सेम ही है। हाँ ठीक है, चावल से कई लोग नमकीन चावल बना लेंगे, पुलाव बना लेंगे, बिरयानी बना लेंगे, कई लोग उस चावल का मिक्सचर बना के डोसा बना लेंगे। तो वो क्या है, बट रॉ मटेरियल तो सेम है ना। तो वो डाइवर्सिटी है फूड में, लेकिन एक कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन भी है उसके पीछे। तो दैट्स द रीजन, दैट्स द एग्जाम्पल यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स, इन योर एसेज, कि रॉ मटेरियल सेम है। जैसे पूरे इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, जैसे मूंग दाल हो गया, पिजन पी हो गया, अरहर की दाल है। कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हर जगह मिलती है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, आपको रेस्टोरेंट्स में राजमा चावल तो बहुत इजीली मिल जाते हैं, मतलब इट इज द काइंड ऑफ नेशनल डिश ऑफ इंडिया, काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं इसे। तो ये सारी चीजें हर जगह जब मिल रही हैं तो ऑब्वियसली वी आर फीलिंग कनेक्टेड, वी आर फीलिंग यूनिफाइड, है ना। और जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, जनरली कहीं ना कहीं ये एक गैप को ब्रिज करने का काम करती है। अगर हिंदी नहीं है तो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है तो हिंदी है। तो लोकल लैंग्वेजेस कई सारी हैं, बट दीज आर बेसिकली द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें, जिसमें हम स्टेपल ग्रेन्स कहते हैं इंडिया का। इसके अलावा मसाले भी बहुत सारे आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब चाहे आप डोसा बना लो, चाहे आप छोले चावल बना लो, उसमें आपकी हल्दी, कार्डमम, जिंजर, अदरक, लहसुन, ये सारे पड़ते ही हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल क्या है बेसिकली, जो कड़ी है वे भी अलग हो गई आपकी, इसमें ज्यादा लहसुन डल गया, किसी में ज्यादा अदरक डल गया, लेकिन डल तो रहे हैं सारे के सारे। तो एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे इसमें। तो दिस इज हाउ दी डाइवर्सिटी इज देयर। सेम इंग्रेडिएंट्स है, यूनिटी है, एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है, नंबर ऑफ डिशेज है, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है कि बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं अलग अलग एरियाज में, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे हैं जो काफी ज्यादा कॉमन है थ्रू आउट इंडिया, जिसमें से एक मटेरियल है आपका साड़ी। चाहे वो किसी मटेरियल की बनी हो, बनारसी साड़ी हो, कांजीवरम साड़ी हो, या कोई भी साड़ी हो, बांधनी साड़ी हो, बेसिकली क्या है कि साड़ी है ये अ काइंड ऑफ क्लोथ, जिसको ड्रेप करने का भी तरीका ना बिल्कुल अलग अलग है। आज तक भी नए नए स्टाइल निकल जाते हैं साड़ी को ड्रेप करने के, बट साड़ी इज अ यूनिफाइड थिंग कि भाई ये पूरी इंडिया में लोगों को बांध के रखती है एक तरीके से, दैट वी आर फीलिंग कनेक्टेड टुवर्ड्स आर दिस साड़ी कल्चर, है ना। तो इसमें ये बताया हुआ कि भाई टेक्सटाइल, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है वैशाली में, बिहार में है बेसिकली अभी ये। तो ये स्टोन रिलीफ है ना। स्टोन रिलीफ मतलब कि इस स्टोन पर एक कार्विंग हो रखी है, जहां पर एक फीमेल जो है वो साड़ी में ड्रेप हो रखी है, और उनका ये एक हमारे पास रेमिनेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, साड़ी आज की नहीं है इंडिया में, साड़ी बहुत पुरानी है, ये हमारे कल्चर का बेसिक एक हिस्सा बन चुका है अब। तो ये बहुत पुराना है, इंडिया को पूरा जोड़ता है। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें। और एक तो ये, इसके अलावा जैसे ना हम टेक्सटाइल में ना, जैसे ये तो साड़ी एज अ कॉटन क्लोथ हो गया, फिर कैसा भी टाइप ऑफ क्लोथ हो गया। इंडिया में ना जैसे कॉटन हो गया, ये हर जगह पर आपको मिल जाएगा। लोगों को कॉटन की साड़ियाँ, कॉटन के सूट्स, कॉटन की धोती कुर्ते, ये सब बनाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ना हमारे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रिंटेड कॉटन आती है, जिसका नाम है शिंड्स। ठीक है, ये इतनी पॉपुलराइज हुई 17वीं सेंचुरी में कि इसका एक्सपोर्ट भी होने लग गया।
इंग्लैंड में एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ, लोगों ने इसको इतना खरीदा कि वहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी कॉटन बनाने वाली वो खतरे में पड़ गई। और इसके बाद उन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया से ये वाला जो टाइप ऑफ कॉटन है ये नहीं आएगा। तो ये दिखाता है दैट हाउ मच वी आर पॉपुलराइज्ड इन दैट टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो एक तो टेक्सटाइल हो गया हमारा कि कॉटन सबको जोड़ रहा है, कॉटन की कल्टीवेशन सबको जोड़ रही है, तो आपकी कनेक्शन बने रहते हैं बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एरिया। और ऐसे ही आपकी अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल का भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया इसमें। इसके अलावा ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि भी साड़ी का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है ना, काफी सारी चीजें। इसके अलावा फिर हम आएंगे फेस्टिवल्स में। जैसे हम हर जगह अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, लेकिन ना कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो ना ऐसे टाइम स्पेसिफिक होते हैं कि भाई इंडिया में यहाँ पर हम मना रहे हैं मकर संक्रांति, कहीं और एरिया में इसको किसी और नाम से जानते हैं। टाइप एक ही है, मतलब कि हार्वेस्ट सीजन है एक तरीके से, कि बसंत ऋतु आ गई है। तो बसंत ऋतु जब आ गई तो पूरे इंडिया में ही आई है, वो किसी एक एरिया में तो नहीं आई है। क्लाइमेट भले ही अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो है एक गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़, ये तो हमारी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है पूरे इंडिया की। मॉनसून तो पूरे इंडिया में ही आता है, ये भी एक यूनिफाइड कल्चर का पार्ट बन चुका है अब, कि कहीं जल्दी आएगा कहीं लेट आएगा, बट आएगा जरूर। तो ये फेस्टिवल्स का कई सारे फेस्टिवल्स बहुत सारे कॉमन हैं, जैसे नाम अलग अलग है। मकर संक्रांति हम बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, जो कि एक बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन है ना, कटाई वगैरह करने का सीजन है। जनवरी के आसपास इसको हम लोग बात करते हैं इसकी। इसके अलावा ये ही जो मकर संक्रांति है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे इसको जम्मू कश्मीर में हम शिशुर संक्रांत कहते हैं, ठंड वाला एरिया है, ठंड का नाम है शिशुर। माघ बिहू जो है इसको आसाम में हम कहते हैं। इसको पौष संक्रांति इसको हम वेस्ट बंगाल में कहते हैं। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि बंगाली लैंग्वेज बोलने की ट्राई की है मैंने। मकर संक्रांति उड़ीसा वाले एरिया में, पेटा पंडुगा है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश वाले एरिया में, ये पोंगल तमिलनाडु वाले एरिया में, मकर विलक्कू ये केरल में है ना, उत्तरायण गुजरात वाले एरिया में, जो वो काइट फाइटिंग कंपटीशन होते हैं इसी टाइम पर होते हैं वो। तो कहने का मतलब क्या है, कल्चर में हमारे फेस्टिवल एक है बट उसके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और हमें ज्यादा मतलब इतना हमें यूनिफाई ये हमें कर रहा है, इतना डाइवर्सिफाइड होने के बावजूद भी हम लोग इकट्ठे हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स कुछ और दिए हुए हैं आपके। और एपिक स्प्रेड मतलब कि इसमें हमने जैसे फेस्टिवल्स की बात कर ली, हमने टेक्सटाइल की बात कर ली, हमने जो है ड्रेपिंग मटीरियल या कपड़े की बात कर ली, क्लोथ की बात कर ली, हम लोगों ने जो है फूड की बात कर ली। तो अब बात आती है एपिक स्प्रेड की, मतलब कि ऐसी एपिक कथाएं जो पूरे इंडिया में कॉमन है, जिसमें से एक है आपकी रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियां। ये सब क्या है, ये सारे इंडियंस को आती हैं, सब इंडियंस जो है इनसे बिल्कुल अवगत हैं कि भाई हाँ ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे पंचतंत्र ये सब ने पढ़ी हुई है। ये जो है एक टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, संस्कृत में लिखा हुआ है, विच इज योर 2200 ईयर्स ओल्ड। लेकिन इसकी अभी भी जो कई सारी जो स्टोरीज हैं ये अभी तक अडेप्ट हो रही हैं। किसी स्टोरी को कोई कैसे इंटरप्रेट करता है, कोई कैसे इंटरप्रेट करता है, तो धीरे धीरे चीजें जो है अपनी अपनी लैंग्वेजेस में इन्होंने अपना अपना वर्जन बना लिया इनका, है ना। तो पंचतंत्र की कहानियां हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भी गई हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि भी पंचतंत्र की कहानियों की जो विष्णु शर्मा ने बेसिकली लिखी है सारी की सारी, तो 200 अडेप्टेशंस हैं और 50 लैंग्वेजेस में इसका हमारे पास एक रिटर्न सबूत है, ठीक है। तो एक तो ये चीज। इसके अलावा रामायण महाभारत ये 7000 पेजों की दोनों ही हमारे पास टेक्स्ट हैं। और ये बोला जाता है कि ना कई जगहों पर जो अलग अलग वर्जन है रामायण प्लस महाभारत के, कि रामायण में कहीं पर जो है कहीं पर मतलब बेसिकली ना कोई अलग वर्जन है। जैसे शूर्पणखा वाला वर्जन नहीं हो मे भी उसमें, कि शूर्पणखा की नाक काट दी गई थी तो इसीलिए लड़ाई वगैरह हुई थी, है ना, सीता माता का हरण हुआ था, तो मे बी एक ये वर्जन है। दूसरा वर्जन कुछ और हो सकता है। महाभारत का भी सेम है, कौरव पांडव की कहानी है ये, लेकिन इसमें ना अलग अलग वैरायटीज हैं। अब 2 महाभारत के जो सीरियल्स हैं टीवी में वो बने हैं, उन दोनों में इतना डिफरेंस आप लोग देखोगे कि एक तो पुरानी रामायण है हमारी, एक है हमारी नई रामायण जो स्टार प्लस वाली, महाभारत है जो स्टार प्लस वाली है। तो बेसिकली क्या दोनों में मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो एक ही एज में रहते हुए हम लोग अलग अलग वैरायटी का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। तो आप सोचो कि जब से पुरानी जितनी लिखी गई थी, जब से अब तक ये ऐसे ट्रेडिशन वाइज जो है चलती चली आ रही है, कितना इनमें चेंज आया होगा। तो एक्चुअल कहानी में भी बहुत ही डिफरेंट हो, किसी को पता ही नहीं है, हमने बस अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लिया, है ना। तो एक तो ये बात। इसके अलावा
बहुत सारे और फोक वर्जन, जैसे हमने बात की तमिलनाडु में अलग ही वर्जन है इसका, और ये बोला जाता है कि भाई 100 वर्जन ऑफ महाभारत हैं इसमें। ये एक सर्वे हुआ था तमिलनाडु में जिसमें पता लगा था। और सही कई कम्युनिटीज का तो अपना ओन वर्जन है रामायण और महाभारत का, ठीक है। तो काफी ज्यादा इन्होंने अपने प्रिजर्व करके रखे हैं अपने लेजेंड्स को, अपने जो आसपास के लोकल देवी देवता है ना, तो उन्होंने उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, उनकी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए उनको रामायण महाभारत से जोड़ दिया है। सो दैट रामायण महाभारत के साथ जो है ये देवी देवता भी थोड़े से आइडेंटिटी अपनी बनाए, है ना, ताकि पॉपुलराइज हो। तो ये सब, या फिर जो है लोगों तक ये हमारा कल्चर पहुंचे, तो वो सारी बातें इसमें बड़ी एविडेंस हमें देती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया या हिमालयन रीजन्स में कई सारे ट्राइब्स हैं, कश्मीर वगैरह वाले एरिया में, उनके भी अपने खुद के अलग अलग वर्जन हैं जो कि ओरली ट्रांसमिट हुए हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जैसे हमने वेदों की बात करी थी। ओके, और एक ये भी, जैसे कई सारे एरियाज में ना ये बोला जाता है कि भाई ये गांव ना ऐसा था जहां पर पांडव स्वर्ग के रास्ते गए थे तो यहाँ ठहरे थे, जब अज्ञातवास था उनका तब यहाँ ठहरे थे, जब उनका वनवास चल रहा था तब यहाँ वो ठहरे थे। तो एक के सिंह है थ्रू, मतलब इन्होंने जो है पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट को मतलब लीड किया था, वो ये कहते हैं कि भाई पूरे इंडिया में ना मुझे कोई एक ऐसा भी प्लेस नहीं पता जहां पर रामायण या महाभारत का कैरेक्टर ना गया हो। कई कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पांडव आए थे, कई कहते हैं कि पांडव यहाँ से पानी पीते हुए निकले थे, कई कहते हैं कि यहाँ पर जो सीता माता को ढूंढने के लिए जो प्रॉपर पूरी छानबीन चली थी वो यहाँ पर आए थे, है ना, राम जी, लक्ष्मण जी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आज तक ऐसा गांव ही नहीं मिला मुझे जहां पर ये मान्यता ना हो कि यहाँ से पांडव निकले थे। तो इतना ज्यादा अलग अलग वर्जन हैं लोगों के इन टेक्स्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारे कल्चरल चीजें हैं जो कि हमें इकट्ठा बनाए हुए रखती हैं। इस चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, है ना, जैसे पंच पांडवों की एक स्टोन की बनी हुई एक पिक्चर सी है जिस नीलगिरी से मिली है तमिलनाडु में, जिसमें 5 पांडव और जो है वो दिखाए गए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि दैट दिस स्टोन इज मेंटेन्ड बाय यरूला ट्राइबल्स टू कमेमोरेट पांडव्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो तमिलनाडु से भी निकले हैं, है ना। कई कहते हैं उत्तराखंड का जो लास्ट माना विलेज है वहां स्वर्ग के रास्ते वो लोग गए थे। तो मतलब बहुत सारे अलग अलग एरियाज में पांडव गए थे, कोई ऐसा गांव नहीं मिला इन्हें। तो मतलब काइंड ऑफ सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं ये, बट मे भी गए हो, है ना, किसी को नहीं पता, इसीलिए अलग अलग वर्जन है, इनकी रिस्पेक्ट हम लोगों को करनी है। ओके, चलो ये टॉपिक में तो हमारा सारा कल्चर वाला सिस्टम सारा हमने देखा। अब कल्चर के अलावा ना इसमें बहुत सारी और चीजें आप लिख सकते थे, जैसे इसके अगर हम बियॉन्ड बात करें, जैसे स्पोर्ट्स हो गया। अब क्रिकेट का मैच है तो वो सिर्फ पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का मैच नहीं, पूरे इंडिया का मैच है वो, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप है, चाहे वो T20 है, चाहे 50 वाला है, चाहे टेस्ट मैच ही क्यों ना हो। तो स्पोर्ट्स एक तरीके से यूनिटी बनाए रखता है पूरे डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वाले लोगों में। इसके अलावा जो सिनेमा है, कोई भी जो मूवी है वो काफी सारे लोगों को जोड़ती है। कईयों के जो साउथ, तेलुगु, तमिल लैंग्वेज में जो मूवीज बनी हुई उनका हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट होता है, तो वो मूवी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बट कहानी तो सेम ही है ना, कहानी चेंज तो नहीं करता डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, तो कहानी से भी हम लोग आपस में से कनेक्ट फील करते हैं। साउथ और नॉर्थ का जो गैप है वो कहीं ना कहीं ब्रिज होता है इन सारी मूवीज या सिनेमा से। इसके अलावा डिजास्टर के टाइम पर, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर, डिजास्टर क्राइसिस के टाइम पर भी हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि कहीं पर भी कोई भी फ्लड या कोई भी डिजास्टर आई हो तो सारे देश के जो लोग हैं वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कल्चरल के एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा आपके ये मिसलेनियस एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो पूरे इंडियन लोगों के लिए है, किसी अलग स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, सबके पास उनके अधिकार हैं। तो ये भी क्या है, एक यूनिटी शो करता है पूरे इंडियंस में, है ना। तो पार्लियामेंट हमारी एक है ना, संविधान हमारा एक है। तो ये सारे पॉलिटिकल कल्चरल लैंडस्केप्स आपको पता होने चाहिए, जिससे कि इंडिया में डाइवर्सिटी दिखती है और यूनिटी भी दिखती है। तो इसमें मे भी आपको प्रीलिम्स के लिए कोई ज्यादा मटेरियल ना मिला हो, बट क्योंकि मेंस का एस्पेक्ट भी हम लोग को साथ में कवर करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि 6th क्लास के हम लोगों ने 4 चैप्टर तो कर लिए, 5वां हम तब करेंगे जब मेंस करेंगे। एनसीईआरटी पूरी हम लोगों ने कवर करनी है। ओके, तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है ये वाला। इसके बाद हम शुरू करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी, जो जिसमें काफी सारी चीजें आपको और एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी। तो जैसे 6th वाली करी है वैसे 7th वाले के लिए आपके अलग अलग नोट्स मिलते चले जाएंगे आप लोगों को, है ना। साथ साथ बनाते रहा करो, थोड़ा बहुत लिखते रहा करो, सो दैट चीजें याद रहें आगे के लिए, क्योंकि आप सुनोगे आप भूल जाओगे। 6 महीने बाद ना बहुत इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी चली गई होगी, कभी हिस्ट्री की, कभी ज्योग्राफी की, कभी इकोनॉमी की, कभी न्यूज़पेपर की, कभी करंट इवेंट्स की। तो धीरे धीरे आपको इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है दैट यू हैव टू रिमेम्बर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
ओके कोई भी दिक्कत रहती है तो प्लीज डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.